चल रही होगी किसी की? किसकी? बीएससी हो गई? तो आप यहाँ क्यों बैठे? अच्छा, बायो से बीएससी। ठीक है सर, बीएससी वाला कोई नहीं है आप में से? सब ट्वेल्थ वाले हैं। ट्वेल्थ इसी साल हुई कि लास्ट ईयर? तुम सब इसी साल ट्वेल्थ वाले हो? आप तो नहीं हो ना? आप भी नहीं हो। आप तो थे लास्ट ईयर, नहीं? ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू। ज्यादा ऑनलाइन दिख रहे हैं मुझे ऑफलाइन से, तो ऑनलाइन वालों का भी स्वागत है। और हम बात करेंगे मृदा विज्ञान की। आपने पढ़ा होगा ट्वेल्थ के आरबीएससी की बोर्ड में भी ये सिलेबस, और सिलेबस में पूरा एक बुक है कृषि रसायन का। और उस कृषि रसायन में बहुत अच्छी सी सोल साइंस दे रखी है। आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां से मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा कि आपके पास टाइम है अभी, क्योंकि जनवरी 2026 तक एग्जाम होना है अभी, आज से मार्च 2026। चलो, अभी से तुम्हारे पास लगभग 14-15 महीने हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ा टाइम पीरियड आपके पास है, और बहुत जल्दी आप लोग आ गए। मैं तो इवन कहूंगा कि अक्टूबर तक हमारे यहाँ बैच चलेंगे, और उस टाइम बैच चलेंगे उसमें संख्या बहुत ज्यादा होगी। तो आप जब जल्दी आगे हैं, और लास्ट ईयर का मैंने ट्रेंड भी देखा है कि जो शुरू के बैच है उसमें सिलेक्शन रेट ज्यादा है कंपेयर टू जो लास्ट के बैच थे। आप कौन से बैच में थे लास्ट ईयर? 14? हाँ, ये आप लास्ट बैच के स्टूडेंट थे। इवन इसी में क्लास लगती थी 2.5 दिन की। और 14 जो था लास्ट बैच था। उसके बाद में कोई बैच नहीं बना यहाँ पे लास्ट ईयर में। लास्ट वैकेंसी की बात करूं 2023 वाली वैकेंसी की, तो जो शुरू में आए थे ना, उनका सक्सेस रेट बहुत अच्छा था। आप शुरू में आए हैं, मैटर भी अच्छा मिलेगा, इवन टाइम ज्यादा मिलेगा, ताकि आप मैटर को रिफाइन कर पाए। जब यहां से मैटर डिलीवर किया जाता है और आप तक पहुंचता है, कुछ एरर आ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन एरर, जो आपके इंसान की वजह से उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे मैं कुछ बोला, आपने कुछ लिख लिया। मैं बोल रहा हूं 1860, 1860, आप लिख देते 1807। ये जो मिस्टेक है ना, ये ह्यूमन की एरर की वजह से होती है, कम्युनिकेशन गैप की वजह से होती है। ये एरर कब निकलते हैं? जब आपके पास पर्याप्त समय हो। अब 14 नंबर का बैच मान लो अपना अक्टूबर में बनेगा, अक्टूबर में उसका कोर्स होगा, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने बाद उसका एग्जाम है। तो वो रिफाइन नहीं कर पाएगा, वो चेक नहीं कर पाएगा कि जो लिखा है वो सही है कि नहीं है। आपके पास टाइम है। आप करंट बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, आप जीके बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, हिंदी टाइम रिवीजन कर सकते हैं, जनरल एग्रीकल्चर आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं। तो टाइम है आपके पास। जब आपके पास टाइम है, तो आपको बहुत ढंग से पढ़ना है। और ढंग से पढ़ने का मतलब है थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है। और एक्स्ट्रा पढ़ने का सबसे बेस्ट, जो मैं सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा, उसका सबसे बेस्ट सोर्स है, मार्केट जाइएगा और जाके मार्केट से 12th आरबीएससी की बुक्स खरीद लीजिए, 11th आरबीएससी की बुक्स खरीद लिए। तो कौन कौन सी बुक्स लेनी है? 11th में तो ओनली एग्रीकल्चर, और 12th में एग्रीकल्चर, बायो और केमिस्ट्री, तीनों की बुक। तो एग्रीकल्चर, बायो और केमिस्ट्री आप देखेंगे, बायो और केमिस्ट्री के अंदर वही बुक है जो एग्रीकल्चर के अंदर बायोलॉजी काम आती है, और एग्रीकल्चर के अंदर जो केमिस्ट्री काम आती है, कृषि रसायन, कृषि जीव विज्ञान और कृषि विज्ञान, ये तीनों बुक। और 11th की कृषि विज्ञान। तो 4 किताबों की सहायता से आप तैयारी एग्रीकल्चर की कीजिए। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, एक भी क्वेश्चन उनमें से बाहर नहीं जाने वाला है, इतना इंपॉर्टेंट वो बुक से। इवन इसके पहले जो आरबीएससी की बुक चलती थी, जिसमें कृषि रसायन, कृषि जीव और कृषि विज्ञान अलग अलग चलती थी, 2011 या 12 के समथिंग, वो आपके किसी बड़े भाई के पास या कहीं मिल जाए आपको मार्केट में घूमते फिरते, तो वो भी लिएगा। वो तो इससे भी बेस्ट बुक है, जिसमें बहुत छोटी सी बुक आती थी, बहुत छोटी सी, और बहुत बहुत अच्छी बुक है। तो वो आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। इसके अलावा नोट्स तो आपके पास है ही। नोट्स में कुछ गलत हो, हाथों हाथ करेक्ट करना है। करेक्ट करने का तरीका ये है कि मैं यहाँ पढ़ा हूं, और कुछ बात मैं बोल रहा हूं वो आपके नोट्स के साथ मैच नहीं हो रही है, तो आप वहीं मुझे रोकिएगा, सर ये यहाँ लिखा हुआ है, और मैं भी नोट्स चेक करता रहूंगा, ताकि मेरे नजरों में गलती आए तो वो भी मैं करेक्ट करवा दूं। ओके, चलो, तरीका यही रहेगा कि नोट्स आपको लिखवाए नहीं जाएंगे, लेकिन समझाया प्रॉपर जाएगा। कोई फास्ट हम नहीं दौड़ेंगे। दौड़ने का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी आपको नोट्स लिखवा रहा हूं, आप जल्दी जल्दी रिवीजन कर रहे हैं। इवन सोइल के नोट्स आपको आपके प्रिंटेड बुक जो मिली है उसमें नहीं है, तो आपको वो खोलने की भी जरूरत नहीं है। कुछ बातें हो सकती है, कुछ टॉपिक हो सकते हैं उसके अंदर पड़े हो, लेकिन सारा सोइल का नोट्स उसके अंदर नहीं है, तो वो आपको खोलने की जरूरत नहीं है। आपको जो नोट्स मिलेंगे वो हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, किसी पुराने स्टूडेंट के लिखे हुए नोट्स मिलेंगे। तो आप में उसमें एरर हो सकता है, क्योंकि टाइप का एरर हम बार बार सुधारते हैं, लेकिन उसमें एरर हो सकता है, तो वो हम सुधारेंगे, आप और मैं दोनों मिलकर। ऑनलाइन वाले बच्चों को भी वो जो नोट्स है वो अपलोड कर दिए जाएंगे, तो वहां से उनको नोट्स मिल जाएंगे। तो ये तो थी अपनी बात। अब मैं बात करूं सुपरवाइजर के पेपर के पैटर्न की, तो सुपरवाइजर के पेपर में लगभग आप देखे होंगे तो कितने क्वेश्चन आते हैं एग्रीकल्चर के? 60 क्वेश्चन। 20 फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री, 20 फ्रॉम हॉर्टिकल्चर, और 20 आते हैं एग्रीकल्चर के। जिस एग्रीकल्चर के अंदर एग्रोनॉमी, सोइल साइंस और भी अदर जितने भी है वो भी आपके है।
तो एग्रोनॉमी जो है, जनरल एग्रीकल्चर जिसको बोलते हैं, वहां से 20 क्वेश्चन आते हैं। तो उस जनरल एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी शस्य विज्ञान वाला जो पार्ट है, उसके अंदर एक पार्ट आता है मृदा विज्ञान। ज्यादा क्लासेस नहीं है, अपनी 2 वीक की क्लासेस है, लगभग 12-13 क्लासेस होगी। और इस 2 वीक की क्लासेस में से आप देखेंगे लगभग 2 to 3 क्वेश्चन जो है वो हर साल पूछे जाते हैं। लेकिन लास्ट ईयर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। लास्ट ईयर क्वेश्चन के नंबर 16 से बढ़ गए थे, और क्वेश्चन एक ऐसा आया जो यूजी पास आउट बच्चा कर पाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं, लेकिन 12th पास कोई भी स्टूडेंट नहीं कर पाएगा। और मैं ये एक्सेप्ट भी करता हूं कि हमने भी कोचिंग में वो क्वेश्चन नहीं पढ़ाया। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो भी 12th पास थे, उनका वो क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब है कि जो आपके पेपर पैटर्न सेट कर रहे हैं, पेपर बना रहे हैं, उनके माइंड में एक बात क्लियर है कि 12th से ज्यादा भी फॉर्म जो है वो बीएससी ग्रेजुएट के भरे जा रहे हैं। 12th वाले ज्यादा फॉर्म नहीं भर रहे हैं। कौन? जो बीएससी कर चुके हैं एग्रीकल्चर में, वो फॉर्म ज्यादा भर रहे हैं। तो उन्होंने लेवल क्वेश्चन का क्या हो गया, बढ़ा दिया। अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया, लेकिन आपका लेवल तो बढ़ा नहीं, तो इसलिए आपका सिलेक्शन रेट जो है वो कम हो गया। तो 12th पास का सिलेक्शन रेट भी लास्ट ईयर का एग्जाम देखें तो थोड़ा कम है। अब कम है तो बढ़ाया कैसे जाए? उसका एक जो डिसीजन था वो तो आप ले चुके कि जब बीएससी वाला तैयारी करना शुरू भी नहीं किया होगा, क्योंकि सारे बीएससी वाले किस पे लगे पड़े, डबल एओ में। डबल एओ में अक्टूबर में फ्री हो जाएंगे, तो उनके पास रहेंगे 5 महीने। 5 महीने उनके पास है तुम्हारे साथ कॉम्पीट करने के लिए, तुम्हारे साथ कंपटीशन बढ़ाने के लिए। तो वो कंपटीशन बढ़ाएंगे, क्योंकि डबल एओ तैयारी करने वाले 99% स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होगा, ये भी कंफर्म है। 99% मतलब सिर्फ 1% स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे, क्योंकि पोस्ट 115 और लगभग 15-16 हजार से ज्यादा फॉर्म भरे। समझ रहे हैं? तो फॉर्म बहुत ज्यादा है और पोस्ट बहुत कम है, तो आप रेशियो निकालेंगे तो 1% स्टूडेंट का ही सिलेक्शन होगा। जब 1% स्टूडेंट ही सिलेक्ट होंगे तो वो सारे कहां शिफ्ट हो जाएंगे, सुपरवाइजर में। और वो कंपटीशन किसका बढ़ाएंगे, आपका। आप स्ट्रांग नहीं हुए, आपने अपनी तैयारी आप अभी आपका जो शेड्यूल चल रहा है उसमें ये चल रहा है कि आप माइंड से इतने फ्री हैं कि आपको लग रहा है कि सुपरवाइजर अभी 15 महीने बाद है, लेकिन 15 में से 10 महीने ही है आपके पास, क्योंकि 11वां महीना लगते ही आपके साथ एक भीड़ जुड़ जाएगी। उस भीड़ में 100 बच्चे नहीं है, हजारों बच्चे हैं। और वो हजारों बच्चे, क्योंकि 16,000 में से सिर्फ 15,000 लोग, 1000 लोग ही वहां से होंगे जो एआरओ, डबल एआरओ, डबल एओ और एओ के अंदर चले जाएंगे। बाकी 15,000 लोग की भीड़ सिर्फ सीधे कहां जुड़ जाएगी, आपके साथ। और जब आपके साथ जुड़ेगी, और कोचिंग संस्थान क्योंकि चूंकि एक इकोनॉमिक साधन भी है, सेवा कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन इनको पैसे भी कमाने, तभी इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाएगा। तो ये कुछ हो सकता है ऑफर लेके आए कि डबल एओ से हताश निराश स्टूडेंट आइए, सुपरवाइजर की तैयारी कीजिए, और वो सारी भीड़ यहाँ कोचिंग में भी दिखेगी। बहुत सारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, और वो सारे स्टूडेंट कौन स्टूडेंट है, जो बीएससी कर चुके हैं। तो एक स्टेप तो वो आपसे आगे हैं। तो आपको कम से कम 2 कदम उनसे आगे बढ़ना है, और 2 कदम बढ़ने के लिए मात्र कितने महीने आपके पास, 10 महीने। इन 10 महीनों में खुद को तो बेहतर करना ही है, लेकिन इतना बेहतर करना है कि उनसे भी एक कदम आप क्या जाओ आगे, ताकि वो 5 महीने में आपको कंपीट नहीं कर पाए। इसके लिए आपका जो शेड्यूल है उसको जीएल सर ने, आई थिंक आप सब काउंसलिंग करवाते तब समझाते भी होंगे कि कैसे आपको शेड्यूल को 24 आवर्स के मैनेजमेंट को लेकर चलना है, ताकि आपका मैक्सिमम बेनिफिट हो। एग्रीकल्चर जो सेगमेंट है, एग्रीकल्चर सेगमेंट में ज्यादा दिक्कत इसलिए नहीं आती क्योंकि आपने 12th एग्रीकल्चर से किया है। दिक्कत आती है आपको जीके वाला। तो जीके इतना बेस्ट करना है जो आपका डबल एओ लेवल का जीके हो, ऐसा बेस्ट कर लेना है। हिंदी अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि हिंदी सिलेक्शन क्राइटेरिया डिसाइड करती है, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये डिसाइड करती है हिंदी। राकेश चौबे सर आई थिंक आपको कोर्स करवा चुके हैं, करवा रहे होंगे, और बेस्ट है, अपने आप में बेस्ट पढ़ाते हैं। इसके अलावा भी आपको कहीं लगे तो कोई गाइड उनसे पूछिए, कोई गाइड से। और बार बार देखो, आपका मटेरियल लिमिटेड है, लेकिन मटेरियल का रिफाइनमेंट कितना हो रहा है, मटेरियल कितनी बार आपके माइंड से होकर रिफाइन हो रहा है। माइंड फिल्टर है आपका, पता है फिल्टर है, उस माइंड के अंदर फिल्टर लगा हुआ है। जब कोई चीज जाती है, एक बार गई तो कचरा हो सकता है साथ में चला जाता है, तो उसको वापस बाहर निकालिए, वापस माइंड में डाल दिए, तो कुछ कचरे आप छान लेंगे। जब आपके पास प्योर मटेरियल चला जाएगा, तब आपकी सिलेक्शन की गारंटी 100% हो जाएगी। और मैं चाहता हूं अक्टूबर 2025 तक आप 100% सिलेक्टेड कैटेगरी को लिस्ट में आए। एटलीस्ट वो स्टूडेंट जो आपके ऑनलाइन है और जो आपके ऑफलाइन अभी बैठे हैं, क्योंकि अभी जनवरी 2025 है, फरवरी 2026 तक बहुत सारी घटनाएं ऐसी होगी जो आपने इमेजिन नहीं की होगी। बहुत कुछ परिवर्तन होगा, घर में, आस पड़ोस में, देश में, दुनिया में बहुत सारा कुछ बदलेगा। लेकिन सिर्फ एक चीज कांस्टेंट रहेगी, वो ये रहेगी कि आप एक चीज की तैयारी कर रहे हैं, और वो तैयारी किसकी है, सुपरवाइजर की। तो प्लीज अपना ये मोटिवेशन रखिए और आप जुट जाइए सुपरवाइजर के लिए। सेकंड,
आप लोगों के साथ जो कुछ बुरा है, उस बुरे की एक और मैं बात कर देता हूं, क्योंकि आपके पास मात्र एक ही ऑप्शन है। डब्ल्यू वालों के पास दो ऑप्शन है, इवन दो के साथ में और बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन आपके पास मात्र एक ही ऑप्शन है सरकारी जॉब लगाने का, वो है सुपरवाइजर। क्योंकि ये बात मैं लास्ट ईयर नहीं बोल सकता था जब इनका बैच चल रहा था, क्योंकि उस टाइम बीएससी वाले भी इनके साथ पढ़ रहे थे। लेकिन अभी क्योंकि आप 12th पास आउट है, तो आपके पास मात्र एक ही ऑप्शन है, वो है सुपरवाइजर का। क्योंकि आप जेड सीयूटी की भी तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपको बीएससी एग्रीकल्चर भी नहीं कर रहा है, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ किसकी तैयारी कर रहे हैं? सुपरवाइजर की। तो जब जिसके पास एक ही निर्णय, एक ही लक्ष्य हो और निर्णय आपका अडिग हो, तो सिलेक्शन की रेट बढ़ जाती है। तो इसमें आपका नुकसान भी है कि एक ही लक्ष्य है, और इसका फायदा भी है कि मात्र एक ही लक्ष्य है, तो और कुछ है ही नहीं जो आपको इधर उधर कर सकता है। तो बढ़िया जुट जाइए। अच्छा, एक लास्ट बात कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, जो अपने परिवार, अपने दादाजी या परदादाजी के परिवार में पहले ऐसे इंसान होंगे जो सरकारी नौकर बनेंगे। अपने खानदान में पहली ऐसी महिला होगी या गर्ल होगी, लड़की होगी, जो नौकर बनेगी, सरकारी नौकर। और आप में से मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, आप ग्रामीण परिवेश के हैं, ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं है वहां के, और ज्यादा सरकारी नौकरी में नहीं है। समझ रहे? अब मैं अभी हाथ खड़ा करने को बोलूंगा, आप में से एक दो लोग होंगे जो पहली बार अपने परिवार में सरकारी नौकर बनेंगे। ऐसे है कोई? आप देखिए, जब आप सरकारी नौकर बनेंगे तो आप घर में आपके है कोई सरकारी नौकर गर्ल में, तो आप दोनों ही पहली घर की महिला या गर्ल है जो सरकारी नौकर बनेगी। तो अपने आप में बड़ा गौरव का पल होगा जब आप सरकारी नौकर बनेंगे। ये इच्छा मन में रखिए और जुट जाइए। 10 महीने बहुत है, मात्र 10 महीने है। अब आप मत बोलिएगा कि सर हमारा एग्जाम 2026 की मार्च में, आपका एग्जाम 2025 की अक्टूबर में है, क्योंकि अक्टूबर के बाद आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ छीन लेंगे जो बड़े लोग आएंगे, बीएससी वाले। तो समझ गए आपके पास कितना टाइम है? मात्र 10 महीने है, अक्टूबर 2025 तक का टाइम है। अब शुरू करते हैं मृदा विज्ञान। अच्छा, अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, बहुत बोरिंग भी है। बोरिंग इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि पढ़ेंगे तो मजा आएगा इसको। मृदा, सोइल, आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, क्या होती है कोई बता सकते हैं? अच्छा, ये अपना बहुत कम स्टूडेंट है, तो अपन इंटरेक्ट करेंगे आपस में, एक दूसरे से बात करेंगे। आप समझते हैं सोइल क्या होती है, मिट्टी क्या होती है, मृदा क्या होती है? मिट्टी के बारे में जानते हैं? अच्छा, मिट्टी देखी तो होगी सबने। अच्छा, मिट्टी की वजह से आपने मार भी खाई है, पता है आपको? अभी आज मम्मी से बात करना शाम को, या पापा से बात करना कि मम्मी मुझे आपने कभी मारा है क्या, तो आपको अभी तो कोई मार याद नहीं आई होगी, लेकिन बचपन में जरूर मारा था। मम्मी ने नहला धुला धुला के बढ़िया अपने राजा बेटा और रानी बिटिया को बढ़िया तैयार करके बिठा दिया कि बेटा खेलेगा घर में। लेकिन बेटा बड़ा चंचल, वो घर पे रुकता नहीं, वो धीरे से उतरा और दोस्तों के साथ चला गया बाहर, और दिन भर मस्ती की, और धूल में लेटे, धूल में खेले, सब कुछ धूल के साथ ही किया, कीचड़ में। अच्छा, इवन छोटे होते हैं तो अपने अंदर एक विकार भी होता है, उसको जियोफेजिया बोलते हैं। हम मिट्टी को खा जाते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं मिट्टी से, धूल खा लेते हैं, मिट्टी खा लेते हैं। अरे मिट्टी खाते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं और यार हंसते हैं, मेरा बेटा मिट्टी खा रहा है, क्या बात है, वो खेलते खिलाते हैं। लेकिन हम जहां से आते हैं ना, हमारे पेरेंट्स निराई अपने अपोजिट साइड के। शहर वाले जहां बच्चे धूल में लेटते हैं और खुश हो जाते हैं, वो बच्चा खेल रहा है, क्योंकि उन्होंने ना होता। और हम जब धूल में खेलते हैं, घर वाले पारा चढ़ जाता है, वो बोलते हैं पागल, अभी तो नहला धुला के हम बिठाया है, अब क्या कर रहा है ये। और जैसे ही घर में आते हैं, दे थप्पड़ दे थप्पड़, दे चप्पल दे चप्पल, और हमारी पिटाई हो जाती। वो धूल सबसे पहले अपने से ऐसे इंटरेक्ट हुई, जिसने अपने को मार खाने को मजबूर कर दिया, वो मिट्टी एक बार फिर तुमसे मिलने आई है। अब तुम कैसे मिलो, कि तुम मार खाओगे या बदला लोगे, ये तुम्हारे ऊपर है। तो आई विश कि तुम बदला लो उससे, कि जो आपने मार खाई थी ना, वो उस मिट्टी से आप बदला लो। सेकंड बार आपने मिट्टी का सब तजुर्बा आपके साथ हुआ, रूबरू जब आप हुए, तो आपने देखा कुछ घर में ऐसे बर्तन है जो यार मिट्टी के बने हुए हैं, बड़े संभाल के यूज करते हैं। घड़ा, अरे बेटा सही से रखना, घड़ा फूट जाएगा, है क्यों? क्योंकि वो मिट्टी का बना हुआ है। ऐसे स्टील के बर्तन के साथ हम इतने केयरफुल नहीं है जितना अपन मिट्टी के बर्तन के साथ है। घड़ा है घर में, आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है कुल्हड़ चाय का, कुल्हड़ कॉफी का, तो वो कुल्हड़ जो है वो किसके बने हुए? मिट्टी के बने हुए। तो कुल्हड़ में, अच्छा अपन ऐसे भी बोलते हैं यार कुल्हड़ की चाय मजा आ गया यार, अलग ही स्वाद है। और एक वही कप में पिए, यार मजा नहीं आ रहा। सेम वही चाय को कुल्हड़ में डाल दे, अलग मजा। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी का स्वाद है। आजकल तो अक्षय कुमार वो टाइल्स का ऐड करता है, देश की मिट्टी से बनी कजारिया टाइल्स समथिंग समथिंग, और वो टाइल यूज कीजिए, घर महक जाएगा समथिंग। तो वो जो आप बता रहे हैं ना, वो मिट्टी के बारे में बात करें तो टाइल्स हो गई, घर के कंस्ट्रक्शन के कोई वर्क हो गया, वहां पे आपने मिट्टी देखी होगी, या फिर घर के बर्तनों में मिट्टी देखी होगी। इसके बाद में आप जब मिट्टी से रूबरू हुए, तो पता चला कि घर, बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं, वहां पे भी मिट्टी के बिना काम नहीं चल रहा। सीमेंट है, अच्छी बात है, लेकिन सीमेंट के साथ मिक्स क्या कर रहे हैं?
मिट्टी, जिसको हम बजरी बोलते हैं, तो वो बजरी मिक्स कर रहे हैं। और बजरी क्या एक्चुअल में, वो मिट्टी है। इन सब के बावजूद हमें पता चला कि कुछ ऐसे मौसम आते हैं जिस मौसम में अपने घर के बड़े बुजुर्ग या जो आपके किसान है या फिर खेती करने वाले लोग हैं, वो जाते हैं और बोलते हैं, मिट्टी को उलटते पलटते हैं, हल चलाते हैं और मिट्टी को उलटते पलटते हैं, 50-60 किलो कुछ सीड उसमें डालते हैं, और साल के अंत में या सीजन के अंत में देखते हैं कि घर में बोरी के बोरी भर भर के अनाज आ गया। 50 किलो आपने गेहूं डाले और पता चला कि आपके पास 6 बोरी गेहूं आ गया। आपने 50 किलो बाजरी डाली, आपको पता चला 6 बोरी बाजरी आ गई। तो इसका मतलब है कि कुछ लिमिटेड अमाउंट हम मिट्टी को दें तो उसके बदले हमें बहुत बड़ा अमाउंट मिट्टी वापस देती है। और इसीलिए आपने ऐसा कोई बैंक है जहां पे आपने 50,000 जमा करो, 6 लाख रुपए दे दे? नहीं है ना, इतना इंटरेस्ट कोई नहीं देता। एकमात्र इतना इंटरेस्ट ब्याज कोई देती है तो कौन देती है? मिट्टी। मिट्टी बोलती है 4 महीने मुझे एक बीज दे, मैं 100 बीज बना के दूंगी। 4 महीने मुझे 100 किलो बीज दे, मैं 10,000 किलो बीज बना के दूंगी। मात्र कौन कर सकती है ऐसा? मिट्टी। इसीलिए ऐसा कोई अनंत प्रेम कोई कर सकता है, उसको माँ बोलते हैं। इसलिए हमने मिट्टी को किसकी संज्ञा दे दी? माँ की संज्ञा। क्यों कहा मिट्टी को माँ? क्योंकि मिट्टी हमें भरपूर प्यार लुटाती है अपने ऊपर, कि भाई तुम थोड़ा बहुत मुझे दोगे तो मैं बहुत कुछ तुम्हें दे दूंगी। माँ ऐसा करती है, थोड़ा बहुत माँ मतलब मम्मी का कहना मान लिया, धनिया ले आए मार्केट से, कभी सब्जी खरीद के ले आए, अरे आज बेटे को चूरमा करवाना पड़ेगा यार, बहुत ज्यादा घी डाल के बड़े अच्छे से खाना खिलाती है। क्यों? काम आपने अच्छा किया। ऐसा ही मिट्टी करती है। तो याद रखना, मिट्टी को किसकी संज्ञा दी गई है? माँ को। और ऐसा अपने वेदों में भी लिखा गया है कि ये जो धरती है, वो धरती जो पृथ्वी है वो माँ है, और हम सब इंसान जो है उसके क्या है? पुत्र है। तो हम सब बेटे हैं, पुत्र हैं, और अपनी जो धरती है वो अपनी क्या है? माँ। आपने घर में बड़े बुजुर्ग देखे होंगे, जब वो सुबह उठते हैं सबसे पहले किसको प्रणाम करते हैं? मिट्टी को प्रणाम करते हैं। यही मिट्टी है। ये तो बात हो गई फिलोसॉफिकल, ये तो बात हो गई मेंटल। लेकिन अपने लिए जो मिट्टी है वो मिट्टी है जो एग्रीकल्चर में काम आती है, जो खेती के काम आती है, जो पेड़ पौधे उगाने के काम आती है, वो मिट्टी अपने लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। आज से मिलियंस सालों वर्षों पहले अपन बात करें तो इस धरती पे मिट्टी जैसी कोई चीज नहीं थी। इस धरती पर सिर्फ पर्वत थे, पहाड़ थे, और पहाड़ सभी को आपको पता होना चाहिए खनिजों के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? खनिजों के। तो पहाड़ किसके बने होते हैं? खनिजों के। ये पहाड़ है, पहाड़ देखे आपने? अच्छा, आप यहाँ उदयपुर में रहते हैं और आप बोल दे कि पहाड़ नहीं देखे, तो उदयपुर में कुछ नहीं देखा। क्योंकि उदयपुर में देखने लायक चीज झील और पहाड़ ही है। झील, पहाड़, झील बीच में और चारों तरफ पहाड़ी पहाड़। जहां आप रहते हैं उसके छत पे जाइएगा और अपने आसपास नजर दौड़ाइए, यहाँ क्या दिखेगा आपको? पहाड़ी पहाड़ दिखेंगे। पहाड़ वर्षों से अपनी जगह पे खड़े हैं, क्या इनको कोई तोड़ नहीं सकता? कौन सकता है तोड़? तो आपने देखा होगा भूकंप आते हैं तो बहुत बार पहाड़, आपने देखा होगा लद्दाख या आपने वैष्णो देवी जाने वाले मार्ग कभी कभी बंद हो जाते हैं। कभी कभी जम्मू कश्मीर जाने वाले लोग बोले अभी बंद है मार्ग। क्यों बंद है? क्योंकि उस भूस्खलन की वजह से जमीन के ऊपर जो आपकी सड़क है उसके ऊपर क्या आ गए? पहाड़ आ गए। तो बहुत बार भूकंप की वजह से पहाड़ टूटते हैं। लेकिन ये तो है कि हम जब बहुत बड़ा भूकंप आएगा तो टूटेगा, लेकिन पहाड़ जो है वो बहुत बार छोटे छोटे एक्शन से भी टूटता है। बारिश के बूंदों से टूट जाता है, हवा से पहाड़ टूटते हैं, लेकिन वो टूटते बहुत बड़े भाग नहीं टूटते, छोटे छोटे भाग टूटते हैं। इसके लिए कहानी भी आपको शायद 4th क्लास में सुनाई थी। एक गुरुकुल में एक बच्चा था, वो बहुत ढीठ था, पढ़ता नहीं था। गुरुजी ने बाहर निकाल दिया कि चला जा घर। वो घर जाता है, बीच में कुएं पे रुकता है। कुएं पे कुछ पनिहारिन जो है वो पानी सींच रही होती है, तो वो देखता है कि उस दीवार के ऊपर क्या आ जाती है? लकीरें पड़ जाती है, बहुत सारे गड्ढे हो जाते हैं। वो पूछता है कि ये भैया गड्ढे कैसे हो गए थे? वो हंसती है औरतें और बोलती है पागल है क्या, ये तो इसलिए हुई क्योंकि रस्सी बार बार आ रही है। इवन रस्सी बहुत कोमल तंतुओं की है, वो पत्थर को काट सकती है। तो बूंद में तो बहुत दूर से आती है पानी की बूंदे, तो वो भी पत्थर को तोड़ देती है। एक बार में नहीं तोड़ेगी, लेकिन हजारों साल जो बारिश होगी वो पत्थर को क्या कर देती है? तोड़ देती है, और किस में बदलती है? छोटे छोटे टुकड़ों में। और इन्हीं पहाड़ के बने हुए छोटे छोटे टुकड़े जो है वो किसका निर्माण करते हैं? मृदा का। तो मिट्टी के माँ बाप कौन है? पहाड़ है। मिट्टी के माँ बाप है चट्टाने, रॉक्स। मिट्टी के माँ बाप है वो खनिज जिनसे मिट्टी बनी है। तो याद रखना, जो मिट्टी है, मृदा है, वो कैसे बनी है? खनिजों से। अब आपसे पूछ लिया जाए मिट्टी कहां पाई जाती है? समुद्र में, झीलों में, या पृथ्वी की सतह पर? कभी हवा में मिट्टी देखी आपने? नहीं। कभी आपने झीलों के अंदर मिट्टी हो सकती है लेकिन वो मिट्टी काम की नहीं है। पृथ्वी को खोदेंगे तो वहां पानी मिलेगा लेकिन मिट्टी नहीं मिलेगी। मिट्टी कहां मिलेगी? पृथ्वी की सतह पे। तो याद रखना, पृथ्वी की सतह पर, ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी की सतह पर जो पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? मिट्टी बोलते हैं। और किससे बनी है? चट्टानों से। तो याद रखना, चट्टानों के टूटने से, किसके टूटने से? चट्टानों के टूटने। चट्टानों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रॉक्स। रॉक्स के टूटने से पृथ्वी की ऊपरी सतह पर एक आवरण बनता है। उस आवरण को हम क्या बोलते हैं? मृदा कहते हैं, सोइल कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। तो ये सोइल जो वर्ड है ना, स्पेलिंग पता है सोइल की? SOIL। ये सोइल जो है वो पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है जो किसके टूटने से बनी है? चट्टानों का जो टूटना है
उस टूटने के लिए एक वर्ड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं अपक्षय। क्या बोलते हैं? अपक्षय या अपक्षय वेदरिंग। तो याद रखना, चट्टानों के अपक्षय से क्या बनती है? सोइल बनती है, मृदा बनती है, जो कहां पाई जाती है? पृथ्वी की सबसे बाहरी सतह पर। पृथ्वी की बाहरी सतह पर ही मिट्टी पाई जाएगी। अब आपसे पूछ लेते हैं मिट्टी कहां पाई जाती है? तो पृथ्वी की सबसे बाहरी सतह पर। अब अपने शरीर की सबसे बाहरी सतह कौन सी है? त्वचा। इसलिए मृदा को पृथ्वी की त्वचा, मृदा को पृथ्वी की त्वचा कहते हैं। ये आपका नोट्स में नहीं लिखा हुआ बेटा, लिख लीजिए। मृदा को पृथ्वी की त्वचा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सबसे बाहरी स्वरूप है पृथ्वी का। तो माता पृथ्वी की त्वचा कौन है? मिट्टी है। पृथ्वी की त्वचा के कौन कहलाती है? मिट्टी, मृदा। तो मृदा पृथ्वी की त्वचा कहलाती है, या मृदा को पृथ्वी की त्वचा भी कहते हैं। ओके, स्किन ऑफ द अर्थ। अब क्या मिट्टी में चट्टानों के ही अवशेष हैं क्या? नहीं, तो और क्या है? जीवाश्म सही शब्द है क्या? नहीं, और कुछ शब्द यूज करो उसके लिए। अच्छा, अब मैं आपको आगे बढ़ता हूं, कहानी के जरिए हम समझेंगे। ये मिट्टी की, ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह, और यहां क्या पड़े हैं? चट्टानों के अवशेष, जिसको हमने मृदा बोल दिया है। लेकिन अभी तक मृदा बनी नहीं है, समझना। ये बड़ी बड़ी चट्टानें थी और टूट के छोटे छोटे क्या बना दिए इसने? कण बना दिए। इन कणों को हम क्या बोल रहे हैं? मिट्टी। लेकिन आप देखो, पृथ्वी की सतह पे और कौन रहता है? पृथ्वी की सतह पे और कौन रहता है? जीव रहते हैं। मैंने ये लिखवाया, ये लाइन लिखवाई। ओके, तो जीव जंतु रहते हैं, और जीव जंतु जितना खाना खाते हैं उसका कुछ भाग अपशिष्ट के तौर पर उत्सर्जित कर देते हैं। एक समय बाद उस जीव जंतु की मृत्यु भी होती है। मैं, आप, आपके आसपास रहने वाले हर एक इंसान, जीव जंतु, पेड़ पौधे की एक समय बाद, निश्चित समय बाद क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। हमारा जन्म जिस दिन हुआ था उस दिन एक शाश्वत सत्य अपने साथ जुड़ गया था, वो था अपनी मृत्यु, कि हम मरेंगे जरूर। जब जन्म लिया था उस टाइम हमने, हमारे साथ एक बात परमानेंट हो गई थी। जिस टाइम बर्थ सर्टिफिकेट बना था ना, उस टाइम एक बात फिक्स थी उसके पास, कि एक दिन ये मेरे पास वापस आएगा। ये तो नहीं आएगा, इसके चाहने वाले कुछ लोग आएंगे कि भैया हमारे तो बड़े प्रिय थे और अब वो रहे नहीं, बहुत अच्छी सोल पढ़ाते थे लेकिन चले गए। तो वो बात फिक्स है, तो हम जाएंगे कहां? तो अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग रीति रिवाज से अनुसार अपने शरीर को वापस किस में मिला देते हैं? मिट्टी में। कुछ लोग दफना देते हैं, कुछ लोग जला देते हैं, कुछ लोग पानी में बहा देते हैं। लेकिन हम जब जाएंगे, अच्छा हमारा एग्जाम्पल देंगे, आप भावुक हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं, एक छोटे से एग्जाम्पल देता हूं। एक पेड़ है, पेड़ बड़ा हुआ और पेड़ की एक उम्र आई और मर गया, तो पेड़ कहां गिरा? पृथ्वी पर। क्या पृथ्वी पर हजारों साल तक पेड़ वैसा ही पड़ा रहा क्या? नहीं, पेड़ क्या होगा? सड़ेगा। सड़ेगा तो उसके अवशेष किस में जाके मिल जाएंगे? मिट्टी में। उन अवशेषों को बोलते हैं जैविक पदार्थ। तो अपने अपशिष्ट या अपना जो अंश है वो क्या कहलाता है? जैविक। तो चट्टानों के अलावा मिट्टी में और क्या होता है? जैविक। तो खनिज पदार्थों के अलावा मिट्टी में और क्या होता है? जैविक। तो पहला तो हो गया खनिज पदार्थ और दूसरा क्या हो गया? जैविक पदार्थ। अब आप समझिए, अब आप समझिए, ये मिट्टी की सतह है और पृथ्वी की सतह, यहां पे छोटे छोटे आपके क्या हो गए? मिट्टी के कण जमा हो गए। ये मिट्टी के कण जमा हुए। अब इस मिट्टी में कण कितने प्रकार के हैं? दो। एक तो है खनिज पदार्थ और एक है जैविक पदार्थ, जिसको हम और क्या बोलते हैं? कार्बनिक पदार्थ। क्या बोलते हैं? कार्बनिक पदार्थ। अब मैं आपसे पूछ लूं कि खनिज पदार्थ कहां से आए? चट्टानों से। चट्टानों से क्या डायरेक्ट आ गए या किसी प्रक्रिया के द्वारा आए? उस प्रक्रिया का क्या नाम है? अपक्षय। अच्छा, ये जैविक पदार्थ कहां से आए? जीवों से। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा आए? अपघटन प्रक्रिया द्वारा आए। आगे बात समझ में? और ये कहां जमा हो गए? पृथ्वी की सतह पर। अब आप इसको ध्यान से देखोगे, अपने पास टेक्नोलॉजी है तो मैं टेक्नोलॉजी से बता देता हूं। अब आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो। मत जाता हूं, ध्यान से देखा आपने? देखा? अब आप देखो, इस 1 2 3 4 पार्टिकल के बीच में ये क्या है? खाली जगह पड़ी है ना। ये क्या है? देखो, ये खाली जगह है ना, यहां पे पार्टिकल नहीं है। इन खाली जगहों को बोलते हैं रिक्त स्थान, या बोलते हैं रंध्र अवकाश। क्या बोलते हैं? तो अब आपसे कभी पूछ लिया जाए कि मृदा कणों के बीच में पाए जाने वाले रिक्त स्थान क्या कहलाते हैं? रंध्र अवकाश। मृदा कणों के बीच में पाए जाने वाला रिक्त स्थान क्या कहलाता है? रंध्र अवकाश। अब खाली जगह है,
आप और मेरे बीच में खाली जगह है, पता है आपको, लेकिन एक चीज इसमें बैठी है, कौन? हवा बैठी है, वायु बैठी है, एयर बैठी है। तो याद रखना, जहां पे भी खालिस्तान है वहां क्या है? हवा है। वहां क्या है? हवा। तो इसके अंदर क्या भर जाएगी? रंध्रावकाश में वायु भर जाएगी। अच्छा, क्या अपने बीच में पानी आ सकता है क्या? यदि यहाँ खूब बारिश हो जाए और बाढ़ आ जाए तो अपन दोनों के बीच में कौन आ जाएगा? पानी। तो हवा को कौन रिप्लेस कर सकता है? पानी। तो मान लीजिए किसी रोज बारिश हुई तो इस रंध्र में से हवा तो बाहर निकल जाएगी और कौन भर जाएगा? पानी। तो इसके अंदर और क्या आ सकता है? जल आ सकता है। ये किसके बने हुए हैं? या तो खनिज पदार्थों के या फिर जैविक कार्बनिक पदार्थों के। अब मैं आपसे पूछ लूं कि मिट्टी में कितने प्रकार के पदार्थ होते हैं, कितने प्रकार की चीजें होती है? तो कितने प्रकार की है? चट्टानों से प्राप्त हुए, जीवों से प्राप्त हुए, वायु और जल तो किसमें रहेंगे? मिट्टी के कण कौन कौन होते हैं? तो अब आपसे पूछ ले जाए मिट्टी के कण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, खनिज पदार्थ और रंध्रावकाश किससे भरे होते हैं? वायु और। यदि कहीं पे बहुत ज्यादा तापमान है, बारिश नहीं होती, तो कौन ज्यादा होगा? बहुत ज्यादा बारिश हो रही तो कौन ज्यादा होगा? जल। जल मग्न स्थानों में कौन ज्यादा? शुष्क स्थानों में कौन ज्यादा? वायु। ऐसी कोई मृदा जहां पे जीवों की मात्रा नगण्य है, शून्य है, तो वहां पे कौन ज्यादा होगा? जहां जीव बहुत ज्यादा वहां कौन ज्यादा? कार्बनिक पदार्थ। बस। तो मिट्टी के कितने अवयव, कितने पार्ट, कितने कंपोनेंट? 4। अब मैं मिट्टी की डेफिनेशन बताऊं आपको, सिंपल सी। मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या इस मृदा को बनाने में आपका और मेरा कोई रोल है क्या? कि हमने फोन करके बोला कि भैया थोड़ी मिट्टी बना देना, कल आ रहा हूं, ऑर्डर दे रहा हूं? नहीं है ना। ये सब कौन बना रहा है? प्रकृति बना रही है, नेचर बना रहा है, हम बना नहीं रहे। हम तो कुछ एक रोल प्ले कर रहे हैं कि हमारा अपशिष्ट लाके उसमें मिल जाएगा, हम नहीं होंगे तो भी मिट्टी बनेगी। तो इसका मतलब है मिट्टी बनाने में अपना कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। तो मिट्टी बनाना काम किसका है? प्रकृति का। तो प्रकृति जिसको बनाती है उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक, और हम जिसको बनाते हैं उसको बोलते हैं कृत्रिम। तो ये प्राकृतिक है, कृत्रिम है? प्राकृतिक। तो मृदा पृथ्वी का एक प्राकृतिक पिंड है। कैसा पिंड है? जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत में पाया जाता है, जो चट्टानों के अपक्षय, जैविक पदार्थों के विघटन या सड़ने, मृदा वायु और मृदा जल से बनता है। क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। बस सिंपल सी बात है। किससे बना? चट्टानों के टूटने, जैविक पदार्थों के सड़ने, वायु और जल से बना है। अच्छा, हम आगे बात करते हैं। क्या ये मिट्टी बन गई तो कोई काम है क्या इसका? मिट्टी का काम क्या है? एज ए एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, आप वैज्ञानिक हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, मैं आपसे पूछ लो कि मिट्टी का काम क्या है, तो क्या बताओगे? पेड़ पौधों को क्या प्रदान करती है? सहारा। वेरी गुड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पेड़ पौधे पोषक तत्व कहीं और से भी ले सकते हैं। मैं बोतल में पोषक तत्व भर लूं और पेड़ को यहां लटकाऊं और मैं दे मारूं इसके पोषक तत्व, तो वो बोलेगा अरे खुश हूं, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। पानी में इसके ऊपर छिड़क दूं जड़ों के ऊपर तो उसको कुछ भी चाहिए नहीं। लेकिन मैं इसको यहां से छोड़ दूं तो सीधा गिरेगा नीचे और प्राण फकीर उड़ जाएंगे, मर जाएगा। इसका मतलब पौधे को पोषक तो बाहर रह के भी दिया जा सकते हैं, जल बाहर रह के भी दे सकते हैं, लेकिन सहारा कोई देता है तो कौन देता है? पौधा। तो मृदा सबसे पहले तो पौधे को क्या देती है? सहारा। और इस सहारे की वजह से ये जितने भी पेड़ पौधे अकड़ के खड़े हैं, कोई झुकता नहीं है। ये पुष्पा रियल में यदि कोई है तो कौन है? ये पेड़ पौधे हैं, मृदा नहीं है। पेड़ पौधे झुकते नहीं है, किसकी वजह से नहीं झुकते? मृदा की। तो मृदा सबसे पहले क्या देती है? पौधों को सहारा देती है। सहारे के अलावा पौधे की जो जड़ें होती है वो मिट्टी में फैल जाती है, और जड़ें 3 चीजें अपटेक करती है, 3 चीजें ग्रहण करती है। एक पोषक तत्व जो कौन देती है? मिट्टी। एक जल जो कौन देती है? मिट्टी। और एक वायु जो कौन देती है? मिट्टी। अब कंप्लीट डेफिनेशन बन गई। मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है, जो एक प्राकृतिक पिंड है, जो चट्टानों के अपक्षय, जैविक पदार्थों के विघटन, जल और वायु से मिलकर बनी है, जो पौधे को आवश्यक पोषक तत्व, जल, वायु और सहारा प्रदान करती है। क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। क्या कहलाती है? इस मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन करना क्या कहलाता है? मृदा विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? मृदा विज्ञान। और मृदा विज्ञान की 2 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? मृदा विज्ञान की कितनी शाखा है? 2। अच्छा, मृदा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोइल। हिंदी में सोइल साइंस नहीं, मृदा को सोइल ही बोलते हैं। हिंदी में सोइल ऐसे लिखते हैं, देखो, सोइल। और विशुद्ध हिंदी में मृदा लिखते हैं, मिट्टी लिखते हैं। ये जो सोइल वर्ड है ना, सोइल, ये एक्चुअल में लैटिन लैंग्वेज का है। कौन सी लैंग्वेज का है? लैटिन भाषा का है। लैटिन भाषा में एक शब्द हुआ करता था बहुत सालों पहले, सोलम। क्या शब्द था? सोलम। इस सोलम से ही इंग्लिश का सोइल बना है। तो आपसे पूछ लिया जाए सोइल शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? लैटिन भाषा के। कौन सी भाषा के? ये भाषा है, लैंग्वेज है। जैसे अपनी मारवाड़ी
बोली है, मेवाड़ी बोली है, हाड़ौती बोली है, ढूंढाड़ी बोली है ना, वैसे एक भाषा है, एक लैंग्वेज है जिसको हम क्या बोलते हैं, लैटिन। जैसे अपनी भाषा हिंदी है, समझ रहे, तो वैसे ही लैटिन लोगों की जो भाषा है वो कैसी है, लैटिन। तो ये लैटिन भाषा का एक शब्द था सोलम, उस सोलम से कौन सा शब्द बना है, सोइल। आपसे पूछ लेता है सोलम का अर्थ क्या होता है, तो याद रखना फर्श या फिर फ्लोर। जो सबसे ऊपरी सतह होती है ना अपने घर की, वो क्या होती है, फर्श। तो ऐसे ही अपनी पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उसको क्या बोलते हैं, सोलम बोलते हैं। सर नोट्स लिखवाओगे क्या पूरे, या अपलोड होंगे उसमें से ही बस नया ऐड करवाओगे, पवन कुमावत। नोट्स अपलोड होंगे उसमें ही कुछ नया ऐड करवाएंगे, लिखवाएंगे नहीं। ओके, ये आया समझ में। तो कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, कौन सा शब्द, सोइल किस शब्द, किस भाषा का है, इंग्लिश भाषा का है। इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, लैटिन भाषा के एक शब्द से हुई जिसका अर्थ सोलम। सोलम का हिंदी में अर्थ क्या है, इंग्लिश में अर्थ क्या है, फ्लोर। अब नहीं समझे मेरी बात, इंग्लिश में एक शब्द है सोइल, मेरा नाम है किशन, नाम जो मैं इंग्लिश में लिखा है KISSAN, ये किशन शब्द है ना संस्कृत के कृष्ण से बना है, समझ रहे। तो अब मैं बोलूं कि मेरा जो शब्द है ना किशन, वो कहां से उत्पन्न हुआ है, तो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुआ है। लेकिन अभी मेरा शब्द जो है किस लैंग्वेज में, सर हिंदी लैंग्वेज में होगा या इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज में हम जिसको सोइल बोलते हैं, मिट्टी को हिंदी में बोलते हैं, ये जो शब्द है ना, ये आज से हजारों साल पहले शब्द था ही नहीं इंग्लिश में, उसकी डिक्शनरी में SOIL कोई शब्द नहीं था। वो कहां था पहले, लैटिन में। कौन सा शब्द था, सोलम से क्या बन गया धीरे धीरे, सोइल। अब सोलम का अर्थ क्या है, फर्श। आगे बात समझ में। अच्छा, मृदा की वैज्ञानिक अध्ययन करना क्या कहलाता है, मृदा विज्ञान कहलाता है। मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन करना क्या कहलाता है, सोइल साइंस। और सोइल साइंस की दो मुख्य ब्रांच है, कितनी ब्रांच है, दो। सोइल साइंस के कितने मुख्य ब्रांच है, कितने भाग है, कितनी शाखाएं हैं, दो। पहली है पेडोलॉजी, कौन सी है, PEDOLOGY, पेडोलॉजी। और दूसरी है इडेफोलॉजी, कौन सी लॉजी, इडेफोलॉजी। पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी, इडेफो, EDAPHO, LOGY, इडेफोलॉजी। अब आपसे पूछ लेते सर क्या है, तो आप देखो मिट्टी एक प्राकृतिक पिंड है, एक प्राकृतिक चीज है। मिट्टी एक ऐसी है जैसे वायु है, ऐसी है जैसे जल है, ऐसा ही है जैसे खनिज पदार्थ है, ऐसा ही जैसे सूर्य की रोशनी है, ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अपने को पैसे थोड़ी देने पड़ते मिट्टी के, मिट्टी तो पड़ी है हर जगह। आप जब खेत खरीदेंगे साथ में मिट्टी तो फ्री आएगी ना, समझ रहे हैं। ये तो ऐसा ही है कि जैसे आपने कहीं आप गए और आप कुछ खरीद, जैसे ये भैया ने ये जैकेट खरीदा तो डी के पैसे अलग से दिए क्या, साथ में आती है। तो ऐसे ही है कि जब आप जमीन खरीदते हैं तो मिट्टी तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो अपने को बनाने के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने कोचिंग की फीस जमा करवाई तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया। अब खुद मिला के ऐसे कह सकते हैं कि सर फीस ही आपसे मिलने की जमा करवाई है, वो एक अलग बात है। लेकिन मेरे साथ बहुत सारे और भी लोग मिल गए, आपको नहीं पता था जिस टाइम एडमिशन ले रहे थे कि यार ऐसा कोई सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे, तो कुछ चीजें अनायास मिल जाती, प्राकृतिक रूप से मिल जाती। ऐसी है मिट्टी, ऐसी है हवा। हवा के लिए अपने बिल थोड़ी जमा करवाया कि यार भगवान मुझे पृथ्वी पे जन्म लेना है, थोड़ा एक बिल काटना, मुझे वहां पे वायु भी चाहिए होगी, नहीं ना, ये तो यहाँ आते फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गई। तो ऐसे ही मिट्टी भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गई। अब मिट्टी फ्री ऑफ कॉस्ट मिली तो मिट्टी एक प्राकृतिक पिंड है और इसका वैज्ञानिक अध्ययन करना है। तो विज्ञान हर किसी पदार्थ की दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, इस पेन को ध्यान से देखो, इस पेन की मैं बात करूं, इस पेन की विज्ञान भी दो प्रकार की है। कैसे, एक मैं बोलूं कि किसी अनपढ़ को मैं बोलूं कि भैया तू जा उस फैक्ट्री में काम कर, महीने भर में वो फैक्ट्री में काम करता करता इस पेन को बनाना सीख जाएगा। लेकिन हो सकता है 3 महीने भी पेन को चलाना ना सीखे, क्योंकि पेन चलाने में आपको लगभग बहुत साल हो गए तब जाके आपको पेन चलाना आया है। तो पेन चलाने में बहुत टाइम लग गया, लेकिन पेन बनाना कला है, बहुत इजीली सीख सकते हैं। अब पेन बनाने वाले हर कारीगर को पता नहीं है कि पेन को पकड़ के लिखना कैसे है, लेकिन हर पेन चलाने वाले को भी नहीं पता है कि पेन बनानी। अब मैं आपको बोल दूं कि पेन बनानी है तो आपको बनाना, लेकिन पेन चला सब सकते हैं, सब चलानी आती पेन, तो आपको पेन बना। अब आप बैग सब यूज कर रहे हैं, लेकिन बैग बनाना आता है क्या? कैमरा और माइक में यूज कर रहा हूं, मैं हेलो हेलो बोल रहा हूं, सुन रहे हैं, बड़े मजे से बात कर रहे हैं हम, लेकिन मुझे कोई बोल देगा सर इसके नीचे जो है ना ये कवर, इसके नीचे वाला सामग्री कैसे बनी, इसमें क्या मटेरियल है, सर के डब्बा गोल हो जाएगा, सर को कुछ पता नहीं। तो ये क्यों नहीं पता है? क्योंकि हमें कुछ चीजें उपयोग तो लेनी आती है, लेकिन उसको बनाना नहीं आता। क्योंकि बनाने का विज्ञान अलग है और उपयोग का विज्ञान, ऐसे ही मिट्टी के बनाने का विज्ञान अलग है, मिट्टी के उपयोग का विज्ञान। मिट्टी का बनाने का विज्ञान क्या कहलाता है और मिट्टी के उपयोग का विज्ञान क्या कहलाता है? तो पेडोलॉजी है मिट्टी के उत्पत्ति का विज्ञान,
मिट्टी की उत्पत्ति, मिट्टी का वर्गीकरण और मिट्टी के विस्तार का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो याद रखना, इसके अंदर हम क्या करते हैं? मृदा की उत्पत्ति, मृदा की उत्पत्ति, मृदा का वर्गीकरण और मृदा का विस्तार कहां कहां फैली हुई है, इसका अध्ययन जिसमें किया जाता है वो क्या कहलाती है? तो मृदा विज्ञान की वह शाखा, सोइल साइंस की वह ब्रांच जहां पे मिट्टी की उत्पत्ति, मिट्टी का वर्गीकरण और मिट्टी का विस्तार का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? पेडोलॉजी। और इडेफोलॉजी है मिट्टी का, मृदा का पौधों के साथ क्या संबंध है, पौधों के साथ क्या संबंध है, पेड़ों के साथ क्या संबंध है, प्लांट्स के साथ क्या संबंध है, इन दोनों के संबंध का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? इडेफोलॉजी। वापस याद कीजिए, पेडोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? सबको बोलना है। मृदा की किसमें पढ़ा जाता है? लेकिन पौधों का संबंध मिट्टी के साथ, और आपको एग्रीकल्चर वाले सर ने बताया, एग्रीकल्चर क्लास शुरू हो गई, एग्रोनॉमी खत्म भी हो गई, क्या बात है। तो हाँ, हो जाएगी। तो एग्रोनॉमी में आपको बताया होगा सारे कल्चर वाले जो है लैटिन के हैं, सारे नॉमिलॉजी वाले ग्रीक के हैं। तो आप मुझे बताओ इसके पीछे क्या है? लॉजी। तो लॉजी वाले कौन सी लैंग्वेज के होंगे? तो ये भी कौन सी लैंग्वेज का है और ये भी कौन सी लैंग्वेज का है? तो याद रखना, पेडोलॉजी और इडिपोलॉजी कौन से लैंग्वेज के शब्द है? इंग्लिश में तो है पेडोलॉजी, लेकिन कहां से उत्पन्न हुए? ग्रीक भाषा से। इडिपोलॉजी इंग्लिश में कहां से उत्पन्न हुए? जैसे सोइल किससे उत्पन्न हुआ? लैटिन से। और ऐसे ये किससे उत्पन्न हुए? ग्रीक से। अब देखो, जो पेडोलॉजी वाले लोग हैं ना, जो पेडोलॉजी पढ़ते हैं, लाइक मैं सोइल साइंस में पीएचडी कर रहा हूं और मुझे इंटरेस्ट आ गया पेडोलॉजी पढ़नी है, तो पेडोलॉजी वाले जो साइंटिस्ट होते हैं उनको बोलते हैं पेडोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? और जो इडेफोलॉजी पढ़ते हैं उनको बोलते हैं इडेफोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? तो पेडोलॉजी पढ़ने वाले, इडेफोलॉजी पढ़ने वाले। पेडोलॉजिस्ट लोग मानते हैं कि सोइल जो है ना, मिट्टी, वो मिट्टी एक प्राकृतिक पिंड है, एक बॉडी है जो नेचुरल बनी है। कैसा पिंड है? अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, पेडोलॉजी मानने वाले लोग मिट्टी को क्या मानते हैं? प्राकृतिक पिंड, एक प्राकृतिक, एक प्राकृतिक। और आपसे पूछ लिया जाए इडेफोलॉजी मानने वाले लोग क्या मानते हैं? एक प्राकृतिक आवास। क्यों? क्योंकि इसी मिट्टी के अंदर पौधे अपना घर बनाकर, जड़ें बनाकर रहते हैं। तो पौधों का घर कौन? तो प्राकृतिक आवास कौन? प्राकृतिक घर कौन? नेचुरल हाउस कौन? नेचुरल हैबिटेट कौन? मृदा। लेकिन नेचुरल बॉडी कौन? मृदा। लेकिन नेचुरल बॉडी तो कौन मानते हैं? और नेचुरल हाउस कौन मानते हैं? प्राकृतिक घर कौन मानते हैं? और प्राकृतिक पिंड कौन मानते हैं? पेडोलॉजी वाले। कितनी ब्रांच हो गई? 2। घर में शादी वगैरह होती है, सबसे पहले किसको याद किया जाता है? गणेश जी को, घर के देवताओं को। पहला प्रथम जो देवता है, प्रथम पूज्य जो है, पहली अग्रणी जो आपका देवता है, शिव जी भी बाद में, कृष्ण भगवान भी बाद में, सबसे पहले कौन है? गणेश जी। सबसे पहले किसको भोग लगेगा? सबसे पहले कि रणक भंवर सु आओ जो। तो रणक भंवर आपका जो है, वहां से आपको गणेश जी को बुला रहे कि भैया तुम कहीं पे भी रणक भंवर से, रिद्धि सिद्धि सहित। रिद्धि सिद्धि कौन है? पत्नियां हैं 2, और शुभ लाभ कौन है? 2 बेटे। आप सबको, अब आप कभी भी आपने पूजा पाठ देखा होगा तो सबसे पहले लिखते हैं शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि, फिर आप लिखते हैं श्री गणेशाय नमः। तो क्यों लिखते हैं? क्योंकि उनको मनाना है। ये तो शादी की बात हो गई, जो नौकरी लगेगी तो होगी, वरना ऐसा नहीं है। अरे भैया ऐसा मान के चलो, जिस चीज से बड़ा प्रेम है ना, उसको मान लो कि नौकरी लगेगी तो ही होगा ये। जैसे मान लो किसी को पनीर की सब्जी बड़ी पसंद है कि सर पनीर खाना है, तो आप जब तक सुपरवाइजर नहीं बन जाओ पनीर छोड़ दो। क्या होगा उससे? तड़प बढ़ेगी, त्याग बढ़ेगा। और जब त्याग बढ़ेगा तो उसके लिए, अरे पनीर खाना है, क्या करना पड़ेगा? सुपरवाइजर बनना पड़ेगा। जब जब पनीर याद आएगा तब तक एग्जाम की तैयारी याद आएगी और फटाफट तैयारी। तो अब मान लीजिए इस उम्र में सबसे ज्यादा किसी का ड्रीम होता ना, अरे और शादी करूंगा। अभी घर वाले बोलते ना बेटा तेरी शादी करवाने जा रहे, सगाई, सब मना करते, नहीं नहीं मुझे नहीं करनी, अंदर अंदर हाँ कर दे कर दे कर दे। समझ रहे हैं? तो ये वाला जो फेज है ना, बाद में थोड़े साल बाद, आज से 3 साल बाद आपको समझ में आएगा यार शादी नहीं करनी तो बेस्ट रहता है। अभी इस उम्र में यार शादी हो जाए तो, अभी आपको बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है कि यार शादी करे, घर वालों का रिस्क है। एक टाइम बाद घर वाले भी हाथ धो देते हैं। घर वालों को लगता है छोरा अपने आप कर लेगा, छोरे को लगता है घर वाले अपने आप कर लेंगे, और दोनों एक दूसरे के भरोसे रह जाते, होती ही नहीं है। घर वालों से अभी जाके कंफर्म कर देना, सुपरवाइजर की तैयारी इसलिए कर रहा हूं कि मेरा खुद से कुछ नहीं हो सकता, आपको ही करवाना है। समझ रहे? तो यदि ऐसा कुछ है तो ये शादी वाला, हम गणेश जी याद कर लिए तो शादी याद कर लिए पूजा वगैरह से, लेकिन जहां शादी में गणेश जी इंपॉर्टेंट है, देवता इंपॉर्टेंट है, सोइल में ऐसे बहुत सारे देवता है।
बहुत सारे भूमिया जी है, बहुत सारे कुल देवता है, उनको आप याद नहीं करोगे, कुछ नहीं हो सकता। वो कुछ चीजें देख के चले गए, महान लोग हैं। जैसे मान लो गोगा जी को क्यों याद करते हैं, कुछ लोग कल्याण का काम किया। आप तेजा जी को क्यों याद करते हैं, लोक कल्याण का काम किया। रामदेव जी हड़बू जी को क्यों याद करते हैं, लोक कल्याण का काम किया। समझ रहे? ऐसे ही आपको यदि कुछ सोइल कल्याण का काम किसी ने किया है, मिट्टी कल्याण का काम किया है, वो मिट्टी के क्या है, देवता है। उन देवताओं को पहले धोख लगा लेते हैं, ताकि बाद में हम 15 दिन पढ़े तो ये बार बार आके बोले अरे बेटा बहुत बढ़िया, वेल डन, तुम्हारा कोई टेंशन नहीं आएगी, तुम निरोग रहोगे। इन देवताओं के बारे में जान लेते कौन कौन से हैं, पता है आपको? हाँ, हाथ लगाओ कान के और बोलो, क्योंकि ये बहुत बड़े आदमी हैं, इन्होंने ही बेड़ा गर्क किया है अपना। ये नहीं होते सोइल पढ़ने की जरूरत, ये बड़े बड़े क्वेश्चन आते मेरे लिए तो देवता है, क्योंकि इनकी वजह से मेरे आ रहे हैं। आपके लिए हो सकता है देवता ना हो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरे देवता है तो आपको 101% पढ़ना ही पड़ेगा। तो कुछ देवताओं के बारे में पढ़ लेते हैं। ये मिट्टी एक विज्ञान है। इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी के शुरुआत के अंदर सबसे पहले किसी ने की, तो वो की थी वी डोकुचेव ने। किसने की थी? वी डोकुचेव। और इसीलिए वी डोकुचेव को हम बोलते हैं फादर ऑफ सोइल साइंस। फादर ऑफ सोइल साइंस कौन है? वी डोकुचेव। मृदा विज्ञान के जनक कौन है? मृदा विज्ञान के पिता कौन है? मृदा विज्ञान के पितामह कौन है? वी डोकुचेव। ये रूस के थे। कहां के रहने वाले थे? और रूस में सबसे पहले सोइल के बारे में पढ़ना शुरू किया, और आज पूरा विश्व इनको जानता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले मिट्टी को पढ़ा। मिट्टी के विज्ञान के साथ साथ, मिट्टी के विज्ञान के साथ साथ ये किसी और के भी जनक है, तो ये है पेडोलॉजी के जनक। किसके जनक है? तो पेडोलॉजी के जनक कौन? मृदा विज्ञान के जनक कौन? डोकुचेव। आगे बात समझ में? दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। सेकेंड नंबर पे है, हाँ, ये 1903 में है, इनकी डेथ हो गई। आप अगरबत्ती कर सकते हो, करनी है? हाँ, नहीं, इनका जन्म लगभग 1800 समथिंग में हुआ, और 1903 में इनकी डेथ हो गई है। तो 100 साल पहले की बात है जब इनकी डेथ होती है। तो आज से 100-120 साल पहले की इनकी डेथ हो जाती है। नो टेंशन, ठीक है? अच्छा, सपने में आके डरा सकते हैं, क्योंकि ये दिखने में भी थोड़े डरावने हैं। उस टाइम के हैंडसम बॉय रहे थे, लेकिन आजकल हम ऐसे बोले ना, ज्यादा दाढ़ी वाले, और दाढ़ी पूरी सफेद है, तो आपको लगेगा डर। फोटो देखोगे इनके? हाँ, कभी आ जाए सपने में, पहचान लोगे ना कि भैया डोकू भैया आ गए। अच्छा, भैया तो हो नहीं सकते, क्यों? बड़े एज के हैं, तो डोकू दादा बोल सकते हैं इसको। परदादा, ये क्या खुल गया? इमेज, ओह नाइस, है ना? बहुत सुंदर। देखो देखो, अपने आप में अलग ही झलक रहे। और देखो कि तुझे तेरे बारे में पता लग गया चट्टान, इसलिए चट्टान के ऊपर पैर रखे, क्या मस्त पोज के साथ फोटो खिंचवाइए। देखो बढ़िया, व्हाइट दाढ़ी एकदम सफेद, ऊपर टोपी, और एकदम बढ़िया ब्लेजर डाल रखा है, और मस्त लग रहे हैं। ये अपने डोकू दादा है, प्रात स्मरणीय सबके। मेरे तो, मेरा घर इनकी वजह से चल रहा है, ठीक है? 1903 में चले गए, लेकिन आज तक दिलों में जिंदा है। ऐसा बोलना पड़ता है भाई, क्योंकि ये चाहें तो दिमाग खाली भी कर दें, तो अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत है, अपने आप में बहुत अच्छा काम करके गए। इसलिए ये है वी डोकुचेव, जो किसके फादर है? मृदा विज्ञान के। और किसके फादर है? सेकेंड नंबर पे है जे.डब्ल्यू. लेदर। जे.डब्ल्यू. लेदर। जे.डब्ल्यू. लेदर चूंकि है तो इंग्लैंड के, ब्रिटेन के रहने वाले, लेकिन ये बात तब की है जब भारत गुलाम हुआ करता था, परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ भारत। 1947 से पहले का भारत। उस समय 1903 की या 2 की बात है, जब एक एग्जाम हुआ था सोइल केमिस्ट का, एग्रीकल्चर केमिस्ट का, कृषि रसायनज्ञ एक पोस्ट आई थी। उस पोस्ट पे फॉर्म भरवाए थे भारत वालों, तो उसमें एलिजिबल थे नहीं, तो इंग्लैंड के एक बंदे ने फॉर्म भरा, जिसका नाम था जे.डब्ल्यू. लेदर, और वो बन गया एग्रीकल्चर केमिस्ट। और अपॉइंट, उसकी जो ड्यूटी लगी पहली बार, वो इंग्लैंड से उठा के कहां लगा दी? भारत में लगा दी। आज हो ना कि सेंट्रल लेवल का कोई एग्जाम दिया कि सर मैंने तो रेलवे का एग्जाम दिया, कि कहां है भाई, लोको पायलट बन गया, कहां है ड्यूटी? कि सर कर्नाटक ड्यूटी है। हो कहां से? राजस्थान से। ड्यूटी कहां कर रहे हो? कर्नाटक। पहले ऐसे ही एक राज्य था, ब्रिटेन का एक राज्य था, गणराज्य था भारत, तो ब्रिटेन के लोग कहां नौकरी लगते थे? भारत में। ऐसे जे.डब्ल्यू. लेदर नौकरी लग के कहां आ गए? भारत आ गए। भारत के पहले कृषि रसायनज्ञ हैं, याद रखना। भारत के पहले एग्रीकल्चर केमिस्ट का संज्ञा किसी को दी जाती है, तो किसको दी जाती है? जे.डब्ल्यू. लेदर को। यहाँ आए, आए तो बड़े घूमने के शौकीन, तो एक दिन घूमते घूमते चले गए यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अपने आप में बहुत बड़ा राज्य। इन्होंने वहां देखा कि यार मिट्टी जो है ना, सारी की सारी सोडिक है,
मतलब सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा है, मिट्टी सारी क्षारीय मिट्टी है। कैसी है? क्षारीय। या फिर सोडिक सोइल है। कैसी सोइल है? सोडिक। सोडियम, सोडियम जानते हैं ना, पोटेशियम सोडियम, सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा है, इससे किसान परेशान है, उनसे परेशानी देखी नहीं गई, और बोले यार टेंशन मत लो, मैं आपके लिए एक जादू वाली छड़ी लेके आया हूं, आपको एक पदार्थ डाल देना इस मिट्टी में, नाम क्या है? जिप्सम। भैया जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4.2H2, ये डाल दो, एकदम सोडिक मिट्टी क्या हो जाएगी? क्योर हो जाएगी, एकदम पवित्र हो जाएगी, एकदम मस्त हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सोडिक मृदाओं को जिप्सम की सहायता से सुधारने का श्रेय भी किसको जाता है? JW। भारत के पहले कृषि रसायनज्ञ कौन है? और इसीलिए इनको भारत में मृदा विज्ञान और कृषि रसायन के जनक कहते हैं। तो भारत में मृदा विज्ञान और कृषि रसायन के जनक कौन? भारत में मृदा विज्ञान और कृषि रसायन के जनक कौन? JW लेदर। तो भैया ये थी आज की अपनी क्लास। ऐसी क्लास अपन 10-12 दिन और लेंगे, और आज थोड़ा धीरे धीरे पढ़ें, कल आपको नोट्स मिल जाएगा तो थोड़ा अपन स्पीड के साथ पढ़ेंगे और मस्त समझेंगे। कहीं नहीं समझ में आए तो आप बोल सकते हैं सर थोड़ा रुक, मुझे साथ में लेके चल, तो अमन वहां पे साथ हो जाएंगे। तो कहीं पीछे नहीं रहना है, जब साथ में चलेंगे तो मजे से समझ में आएगा। ओके, कल आपको नोट्स 101% मिल जाएंगे।